नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज फिर हाजिर हूं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के साथ जिसमें बहुत सारे पेंच है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं और पुलिस ने इस केस को अचानक 4 सालों के बाद सॉल्व किया है। आखिर पुलिस ने 4 सालों के बाद कैसे इसे सुलझाया, वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से पुलिस इस केस को नहीं सुलझा पा रही थी और 4 सालों के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया, ये जब आप जानेंगे तो आपको हैरानी होगी। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो मेरे होम स्टेट यानी झारखंड से हैं और अक्सर ये कहते हैं कि मैं झारखंड की कोई कहानी सुनाऊं। तो आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं उसका ताल्लुक जो है वो झारखंड से ही है, झारखंड की राजधानी रांची से। रांची यानी स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का होम टाउन भी है। तो आज ये कहानी मैं आपको सुनाता हूं जो रांची से रिलेटेड है। बहरहाल ये जो कत्ल की वारदात है ये 7 जुलाई 2018 को हुई थी। रांची के गुरु नानक स्कूल के केमिस्ट्री टीचर हैं शिव प्रसाद, उनकी इस रोज हत्या कर दी गई थी। कुछ गुमनाम कातिलों ने उन्हें तब गोली मारी थी जब वो लालपुर थाना इलाके में डिस्टिलरी पुल के पास से गुजर रहे थे। शिव प्रसाद सिर्फ एक टीचर नहीं थे बल्कि इनका पूरे शहर में बहुत नाम था, खासकर जो एडुकेशनल फेटर्निटी है उसमें इनका बहुत नाम था, क्योंकि काफ़ी अच्छे टीचर के तौर पर इनको जाना जाता था। ये अपने स्कूल के अलावा कुछ कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ाते थे और एक टीचर जिसको आमतौर पर बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है और जिसमें कोई रंजिश और दुश्मनी जैसी बात के लिए कोई जगह नहीं होती, ऐसे टीचर को घेर कर रास्ते में अगर अपराधी गोली मार देते हैं तो ये बात बहुत अजीब सी लगती है। पूरा शहर इस घटना से हैरान था और उस समय पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने की बड़ी कोशिश की। अखबारों में इश्तेहार छपवाए, कातिलों के बारे में टिप ऑफ देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया, लेकिन बहुत मशक्कत करने के बाद भी पुलिस को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। उस समय लालपुर थाना इलाके में ये कत्ल की घटना हुई थी और जो शिव प्रसाद हैं उनको किलर्स ने जो है डिस्टिलरी पुल के पास गोलियों से हिट किया था। तो उस समय के जो थाना प्रभारी थे लालपुर के अरविंद सिंह, उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इस तरह ये केस जो है ठंडे बस्ते में चला गया और साल दर साल वक्त गुजरता रहा। अभी कुछ समय पहले रांची में नए सीनियर एसपी आए हैं, एसएसपी, जिनका नाम कौशल किशोर है। जब कौशल किशोर ने यहाँ चार्ज लिया तो जो शिव प्रसाद के बुजुर्ग माता पिता हैं उनको लगा कि एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं, कहीं हमारे बेटे के कातिलों के बारे में अगर कुछ पता चल पाए। तो वो फरियाद लेकर जो है एसएसपी के ऑफिस में फिर से मिलने के लिए गए और उन्होंने बहुत ही कातर भाव के साथ एसएसपी से कहा कि हमारे बेटे के कातिलों को ढूंढने की कोशिश कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमें इंसाफ दिलाइए, क्योंकि 4 सालों से हम भटक रहे हैं और पुलिस जो है हमारे बेटे के कातिलों को नहीं ढूंढ पाई है। एसएसपी को भी ये बात जो है एक चैलेंज की तरह लगी। उन्हें लगा कि अगर पुलिस इस दौर में भी केसेस सॉल्व नहीं कर पाती है तो फिर ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इस दौर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के ज़माने में डिजिटल फुटप्रिंट, टेक्निकल फुटप्रिंट जो है वो बहुत आसानी से मिलते हैं। पहले केसेस को सॉल्व करना शायद और मुश्किल होता होगा जब फ़ोन और दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में हर एक इंसान के पास मोबाइल फ़ोन है, उसकी लोकेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे पुलिस का काम अगर मुश्किल हुआ है तो आसान भी हुआ है। बहरहाल, तो जो एसपी हैं कौशल किशोर, उन्होंने इस मामले को री इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया और उन्होंने डीएसपी हैं रांची के, सिटी डीएसपी दीपक कुमार, उनकी अगुवाई में एक टीम बनाई और टीम को कहा कि आप पूरी तरह फोकस करके शिव प्रसाद मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश कीजिए। अभी ये टीम बनी और टीम बनने के बाद टीम ने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पारंपरिक तरीके से इस मामले की तफ्तीश शुरू की। पुराने बदमाशों को, मुखबिरों को और जो जुर्म की दुनिया के बारे में जानकारी रखते हैं उन लोगों से पुलिस टीम ने पूछताछ शुरू की। इसी बीच पुलिस को अचानक एक टिप ऑफ मिली, एक गुप्त सूचना मिली और गुप्त सूचना देने वाले शख्स ने बताया कि रांची जेल में कृष्णा नाम का एक क्रिमिनल है, वो बंद है और कृष्णा का कुछ ना कुछ कनेक्शन इस मर्डर केस से जरूर है। तो अगर आप लोग कृष्णा को पकड़कर उससे पूछताछ करेंगे तो शिव प्रसाद का जो मर्डर केस है वो खुल जाएगा। ये जानकारी जो है जिसे कहते हैं ना कि $1 मिलियन इंफॉर्मेशन थी रांची पुलिस के लिए और रांची पुलिस ने बिना वक्त गवाए हुए, होटवार जेल है रांची में, वहां से
कृष्णा को जो है वो रिमांड पर लिया। कृष्णा के बारे में तब तक रांची पुलिस ने अपने लेवल पर भी जानकारी जुटाई, तो ये पता चला कि ये जो कृष्णा प्रसाद नाम का क्रिमिनल है जो अभी रांची जेल में बंद है, वो पहले तनीषा कोचिंग सेंटर में काम किया करता था और इसी तनीषा कोचिंग सेंटर में शिव प्रसाद भी जो है अपनी सेवाएं देते थे, टीचर के तौर पर वहां जाते थे और केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। जब ये जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने कृष्णा को इंटरसेप्ट किया, कहने का मतलब ये कि रिमांड पर लिया और रिमांड पर लेने के बाद उससे पूछताछ की। पहले तो उसने बहुत इधर उधर की बातें की और कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, हमने नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा, जैसा होता है। लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की तो फाइनली वो टूट गया और टूटने के बाद उसने ये कहा कि हाँ, शिव प्रसाद की हत्या मैंने ही करवाई थी और इस हत्या को अंजाम देने के लिए मैंने 2 सुपारी किलर्स हायर किए थे, जिनमें एक का नाम अशोक लकड़ा है और दूसरे का नाम है रोहित सिंह। इन दोनों सुपारी किलर्स को मैंने कत्ल से पहले 50,000 रुपए का एडवांस दिया था और 2 लाख में ये पूरी घटना अंजाम देने की बात हमारी तय हुई थी और जब मर्डर हो गया तो हमने 2 लाख रुपए इन दोनों किलर्स को दे भी दिए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मामला पुलिस ने सुलझा लिया। लेकिन पुलिस जब ये कृष्णा से बात कर रही थी, कृष्णा पहले तो मना कर रहा था, बाद में उसने क्लेम करना शुरू किया कि मैंने ही मर्डर करवाया है, सुपारी किलर्स के भी नाम बताए। लेकिन कृष्णा से लाख पूछताछ करने के बावजूद वो कोई प्रॉपर मोटिव नहीं बता पा रहा था। मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय जो कोचिंग सेंटर में काम करता हो, ऑब्वियसली कोचिंग सेंटर में क्या काम होता होगा, अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स के अलावा अगर कोचिंग सेंटर में कोई और काम करता है तो मेरे हिसाब से वो या तो ऑफिस बॉय हो सकता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस असिस्टेंट हो सकता है। तो प्रोफाइल भी, इसका जॉब प्रोफाइल भी इतना नहीं रहा होगा कि उसका क्लैश किसी टीचर से हो, क्योंकि टीचर की अलग रिस्पेक्ट होती है, कोचिंग सेंटर में भी रिस्पेक्ट अलग होती है, स्कूल कॉलेज में तो होती ही है। तो देखा जाए तो कोई प्रोफेशनल राइवलरी वाली बात जो है कृष्णा के साथ शिव प्रसाद की समझ में नहीं आ रही थी। तो पुलिस ने जब पूछा कि क्यों तुमने हत्या करवाई तो वो बताने लगा कि कोचिंग सेंटर का हमारा डिस्प्यूट था, उनका व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है उनकी हत्या करा दी। लेकिन पुलिस को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक मामूली एम्प्लॉय एक टीचर की हत्या करवाए और उसके लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दे, इतने पैसे इसके पास कहां से आए? अगर इतने पैसे ही होते तो कोचिंग सेंटर में मामूली नौकरी क्यों कर रहा होता? तो ये सारे सवाल पुलिस के दिमाग में चल रहे थे। लेकिन यहां एक आदमी खुद ही जब ओन कर रहा है कि नहीं हम ही ने मर्डर किया, तो पुलिस ये भी नहीं कह सकती कि नहीं तुमने मर्डर नहीं किया, तुम बेगुनाह हो। तो पुलिस को मोटिव नहीं पता चल पा रहा था। कुल मिलाकर आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 दिनों तक इससे पुलिस लगातार पूछताछ करती रही और इसे जो है पुलिस अपने तरीके से पेश आई। आप समझ रहे होंगे अपना तरीका क्या होता है। और इसके साथ ही जो है इसको साइकोलॉजिकली जो है पुलिस ने अलग से डील किया। और जब 3 दिनों तक इससे सस्टेन्ड इंटरोगेशन पुलिस ने किया तो फाइनली इसने अपना मुंह खोला और असली मास्टरमाइंड का नाम इसने बताया। और वो असली मास्टरमाइंड जो है वो एक लेडी टीचर थी जिसका नाम है श्वेता मलानी। अब श्वेता मलानी जो है वो बायोलॉजी की टीचर थी और श्वेता मलानी ने ही ये सारी कत्ल की साजिश रची। कृष्णा जो है उसका सबसे भरोसे का आदमी था। कृष्णा को उसने शिव प्रसाद की हत्या करने के लिए तैयार किया। कृष्णा इसके लिए राजी हुआ और उसने फिर 2 सुपारी किलर्स का इंतजाम किए, 2 लाख रुपए की सुपारी। बाकी कहानी बिल्कुल सही थी, लेकिन मास्टरमाइंड के तौर पर अब श्वेता मलानी का नाम सामने आ चुका था। और यह भी नाम जो है इस कृष्णा से जब 3 दिनों तक पूछताछ हुई और कुछ एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट कर लिए, गैदर कर लिए, तब जो है श्वेता मलानी का नाम सामने आया। असल में हुआ ये कि कृष्णा पहले तो कह रहा था कि हत्या मैंने ही की है, लेकिन जब वो नहीं मान रहा था और मोटिव को लेकर पुलिस कन्विंस नहीं हो पा रही थी तो पुलिस ने कृष्णा का 4 साल पहले जो मोबाइल नंबर हुआ करता था उस मोबाइल नंबर की डिटेल निकलवाई और उसका CDR निकलवाया। और यहां पर पुलिस को एक बहुत ही क्लिंचिंग एविडेंस मिला। वो एविडेंस ये था कि ये जो कृष्णा है इसने कत्ल वाले दिन यानी 7 जुलाई 2018 को श्वेता मलानी नाम के एक लेडी टीचर से दिन भर में 50 बार बातचीत की थी। आप सोचिए 50 बार कोई मामूली फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसका मतलब कितनी बार घड़ी घड़ी उसने फोन किया होगा श्वेता मलानी को, ये सोचिए। और उसी 50 बार बातचीत के जरिए जो है पुलिस ने फाइनली ये पता लगा लिया कि इसका श्वेता मलानी से उस दिन बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी और इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी जरूर है। तो फाइनली पुलिस एविडेंस के साथ भी पुलिस ने कन्फ्रंट किया कृष्णा को और श्वेता मलानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब श्वेता मलानी से पूछताछ हुई
तो फिर मर्डर का मोटिव जो है वो सामने आया। ये पता चला, श्वेता मलानी ने ये बताया कि पहले श्वेता मलानी एक कोचिंग सेंटर चलाती थी और उस कोचिंग सेंटर में शिव प्रसाद भी जो है एक टीचर के तौर पर काम करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिव प्रसाद की गिनती केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर्स में होती थी, तो उनके उस कोचिंग सेंटर में होने की वजह से कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स का फुटफॉल भी बहुत ज़्यादा था। मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ आते थे पढ़ने के लिए और उनके कोचिंग सेंटर के 12 थे कुल मिलाकर। शानदार मामला चल रहा था। लेकिन हुआ ये कि काम के सिलसिले में श्वेता मलानी को कुछ दिनों के लिए कोचिंग सेंटर छोड़कर जो है रांची से दूर खड़गपुर जाना पड़ा। खड़गपुर आपको पता है पश्चिम बंगाल में है और खड़गपुर में ही श्वेता मलानी कुछ दिनों तक रही और इस कोचिंग सेंटर की जिम्मेदारी एक तरह से शिव प्रसाद के ऊपर आ गई। लेकिन हर किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है। शिव प्रसाद के मन में भी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। उन्होंने ये तय किया कि वो अपना कोचिंग सेंटर शुरू करेंगे और उन्होंने श्वेता मलानी का कोचिंग सेंटर छोड़कर अपने कोचिंग सेंटर की नींव डाली। और उनके कोचिंग सेंटर की शुरुआत होते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके कोचिंग सेंटर में आने लगे और ऐसे स्टूडेंट्स भी चले गए जो श्वेता मलानी के कोचिंग में पढ़ते थे। तो श्वेता मलानी का कोचिंग सेंटर का जो बिजनेस था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। बस ये बात थी, श्वेता मलानी ने यह तय कर लिया कि वो जो है शिव प्रसाद की हत्या करवा देगी। और एक महिला, ऊपर से शिक्षक, उसने इतनी घटिया और इतनी वाहियात साजिश रची कि उसने अपने गुर्गों के जरिए एक अच्छे टीचर की हत्या करवा दी। और ये मामला शायद कभी नहीं सुलझता अगर शिव प्रसाद के घर के लोग दोबारा पुलिस के पास अप्रोच नहीं करते और पुलिस ने नए सिरे से इस मामले को सुलझाने के लिए कमर न कसी होती, कोशिश न की होती। वो मुखबिर न मिला होता जिसने कृष्णा के बारे में, इस केस में उसके इन्वॉल्व होने के बारे में पुलिस को जानकारी दी, तो ये केस शायद नहीं सुलझता। मुखबिर भी मिला, कृष्णा के बारे में भी जानकारी मिली और सबसे अहम बात यह कि जो कृष्णा मुंह नहीं खोल रहा था, उस कृष्णा को टेक्निकल एविडेंस के सामने आने के बाद आखिरकार बताना पड़ा कि शिव प्रसाद की हत्या में असली में किसका हाथ था। तो ये पूरी कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि ये जो मर्डर मिस्ट्री है जो 4 साल बाद अचानक सुलझी, इसके बारे में आप लोगों को जानकर अच्छा लगा होगा। अच्छा इस सेंस में कि कम से कम एक बुजुर्ग माँ बाप को जिन्होंने अपने जवान बेटे को खोया, उनको इंसाफ तो मिला, देर से ही सही। साथ ही जो गुनहगार हैं उनका चेहरा भी बेनकाब हुआ। तो इस केस में बस इतनी सी पॉजिटिव बात है। बाकी कत्ल के मामले में तो और इसके अलावा कोई पॉजिटिविटी हम ढूंढ नहीं सकते। फिलहाल यहीं तक। लेकिन जाने से पहले जो हमारी परिपाटी है, बहुत सारे कमेंट्स आप लोग करते हैं मेरी स्टोरीज़ में, बहुत हौसला अफजाई करते हैं, तो मैं कुछ कमेंट्स और आप लोगों के नाम जो है पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले मैं एक और बात बताऊं, कल मैंने एक कहानी सुनाई थी जो मुंबई की थी। सायन मुंबई में एक महिला की हत्या हुई थी और उस महिला की हत्या होने के बाद जो किलर्स थे, उनमें से एक किलर्स यानी एक कातिल के सपने में वो महिला आया करती थी। उसको उस महिला के सपने आते थे और वो इतना बेचैन और परेशान हो गया कि उसने उस महिला की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था, जिस महिला की उसने हत्या की थी। तो फाइनली उस गांव के लोगों ने जब ये देखा कि एक महिला की मूर्ति बनाकर जो है कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तो एक ऐसा आदमी था जो इन 2 कातिलों का राजदार था। उसने ये बात बताई पुलिस को और फिर ये केस खुला। कुल मिलाकर ये कहानी है जो मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन इस कहानी में मुझसे एक टेक्निकल या फैक्चुअल एरर हो गया था। वो ये कि ये घटना 1997 की है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मोबाइल फ़ोन पर उस महिला के घर में काम करने वाली जो मेड सर्वेंट है, उसने कई बार फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद जब अंदर से, घर के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मोबाइल फ़ोन इस लेडी ने नहीं उठाया, तो फिर उसको लगा कि शायद कोई अनहोनी है और उसके बाद धीरे धीरे ये केस खुला। तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि 1997 में मोबाइल फ़ोन इतना इजीली अवेलेबल ही नहीं था, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, मेड सर्वेंट के पास कहाँ से मोबाइल फ़ोन आएगा। बिल्कुल आपने ये बात सही की और सही कही। और मैंने ये गलती, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब स्टोरी आप सबके सामने पेश करने के लिए रिसर्च करता हूँ, स्टोरीज़ पढ़ता हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉइंट वाइज नहीं लिखी होती। तो जैसे मैंने उस स्टोरी में ये पढ़ा कि फ्रेंटिकली इस लेडी को कॉल किया गया, लेकिन जब कोई रिस्पांस इस लेडी ने नहीं दिया तो फिर आस पड़ोस के लोगों को उस मेड सर्वेंट ने बताया और पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी दी गई। तो मैंने न जाने क्यों ये एज्यूम कर लिया कि वो मोबाइल फ़ोन से कॉल किया गया, जबकि मेरे दिमाग में उस वक्त ये नहीं था कि ये बात 1997 की है।
लेकिन असल में वो कॉल जो है लैंड फ़ोन से किया गया था। आस पड़ोस के ही कुछ लोगों के ज़रिए लैंड फ़ोन से उस मेड सर्वेंट ने और आसपास के लोगों ने फ़ोन किया था और अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो ये एक एरर था, मुझे लगा इसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने तो इस एरर की आड़ में ये भी लिख दिया कमेंट में कि पूरी स्टोरी ही फेक है। बहरहाल जो फेक कहते हैं उनके प्रति भी मेरे मन में कोई ऐसा दुराव वाली बात नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी फिक्शन वाली चीज़ कम से कम हम यहाँ क्राइम तक जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म पर लेकर नहीं आते। और अगर फिक्शन की कोई स्टोरी मैं अब कभी आपको बताऊँगा भी तो मैं ये बताकर बताऊँगा कि ये फिक्शन है, इसको आप फिक्शन के तौर पर ही लीजिए। सच्ची घटना ही हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम आप सबको बताएं। बहरहाल विष्णु भार्गव जी यूपी से हैं और उन्होंने लिखा है, अब से कुछ देर पहले कमेंट किया कि ऐसी सच्ची घटना सुनाया कीजिए। तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ, वो ये मान रहे हैं कि ये घटना सच्ची है और इसीलिए उन्होंने इस तरह की घटनाओं के लिए कहा है। फौजिया खान, इनका भी कमेंट आया है और इन्होंने वही लिखा है कि 1997 में एक नौकरानी के पास फ़ोन कहाँ से आया। तो फौजिया जी, मैंने इस बात को क्लियर कर दिया, प्लस मैंने जो एरर किया था, जो गलती की थी, उसके लिए मैंने कमेंट सेक्शन में भी एक पिन्ड कमेंट डाल रखा है। आप लोग अगर उसे पढ़ेंगे तो शायद ये बात और क्लियर हो जाएगी। बहरहाल पूनम अरोड़ा जी का भी कमेंट आया है, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। इमरान खालिद, रितिका शर्मा, इन्होंने कहा है कि भूत प्रेत तो नहीं परंतु नेगेटिव एनर्जी होती है। सर बिल्कुल आपका कहना सही है, नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ। साइंस इस पर क्या कहता है क्या नहीं, वो भी एक डिबेटेबल इशू है। और इमरान खालिद साहब ने भी काफ़ी हौसला अफजाई की है। मोहम्मद कादिर साहब का भी मैसेज है, उन्होंने कहा है कि मिस्टर बनर्जी व्हाट यू शुड डू। अच्छा, इनका ये कहना है कि जब भी मैं ये स्टोरी सुनाया करूं तो उस वक्त एक एक आदमी का नाम पढ़ने और उनका कमेंट पढ़ने की जगह अगर वो कमेंट और नाम स्क्रीन पर ही डिस्प्ले होता रहे तो ये अच्छा रहेगा। हालांकि आपका आइडिया काफ़ी इनोवेटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फिर एडिटिंग के दौरान एक एक व्यक्ति का नाम या उनका कमेंट जो है, या तो उसको हमें लिखकर फिर से स्क्रीन पे लाना पड़ेगा, तो वो एक मुझे लगता है कि थोड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा। बट अगेन हम आपके आइडिया के लिए कम से कम आपको थैंक यू कहते हैं, और अगर ऐसा कभी मुमकिन हो पाया तो हम वो भी करेंगे। कादिर साहब, थैंक यू वेरी मच। सागर लाड साहब हैं, इनका ये कहना है कि शम्स ताहिर खान को स्टोरी दो, आप मत सुनाओ। लाड साहब माफ़ कीजिएगा, मतलब आपकी उम्मीदों पर तो मैं खरा नहीं उतरा, लेकिन शायद आपके इस उम्मीद को भी मैं पूरा ना कर पाऊँ कि मैं स्टोरी ना सुनाऊं, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है दोस्त। तो मैं यहाँ आता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ, और इस ड्यूटी के अलावा मैं इसे काफ़ी एंजॉय भी करता हूँ। हो सकता है मुझ में कुछ कमियाँ हों दोस्त सागर जी, सागर भाई, तो आप थोड़ा मुझे टॉलरेट कीजिए, होते होते प्यार हो जाएगा। विनीत जाट, इन्होंने कहा है कि बंगाली है ना काला जादू। अवतार सिंह शेखू, और इन्होंने कहा है कि पहले तो उन्होंने कातिलों ने एक बेचारी महिला की हत्या कर दी और उसके बाद उसकी मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे थे। कैसे अजीब लोग हैं। बिल्कुल आपने सही बात कहा शेखों साहब। जीवन पाठक जी का भी कमेंट है, और जीवन पाठक बता रहे हैं कि बहुत जल्दी जमशेदपुर जा रहा हूँ, स्टेशन के सामने वाली गली में बढ़िया साउथ इंडियन नाश्ता मिलता है, शायद सरदार जी का। बहुत ही दिलचस्प आदमी है जीवन पाठक जी, और फूड लवर भी लग रहे हैं मुझे। अस्मा हाशमी का भी कमेंट आया है, थैंक यू वेरी मच। सिमरन कौर जी, उन्होंने बहुत रेस्पेक्टफुली लिखा है, गुड जॉब आदरणीय सुप्रतिम बैनर्जी सर, थैंक यू वेरी मच। कुछ गुलदस्ते भी भेजे हैं सिमरन जी ने, थैंक यू, थैंक्स अगेन। संजय कुलकर्णी जी और लीना दामिनी, अमित कश्यप, प्रदीप राज पुरोहित, दीपक वशिष्ठ, इफ्तिकार खान जी को मेरी जो पेशकश है वो अरुचिकर लगी है, अच्छी नहीं लगी उन्हें। मैं कोशिश करूंगा इफ्तिकार जी आप की उम्मीदों पर खरा उतरूं। तेजिंदर कौर जी, और इनका भी कमेंट आया है, पीहू आई लव यू, इस नाम से भी एक आईडी है, उससे भी कमेंट है। रामकिशन प्रजापति, प्रज्वल घिमिरे साहब का एक कमेंट आया है, उन्होंने लिखा है कि 1997 में किसी कॉमन पीपल के पास, खासकर मेड के पास मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया, तो उसको मैं ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने सुन और देख लिया होगा वो कमेंट मेरा। लॉस्ट स्ट्रीट के नाम से भी एक कमेंट है, और उन्होंने लिखा है कि थैंक यू, मैंने उनका कमेंट पढ़ा। बिल्कुल, अरे ये तो मेरा फ़र्ज़ है, जो भी कमेंट मेरे आंखों के सामने से गुजरता है मैं उसको पढ़ने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। सारे कमेंट तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन
एक तरफ से रैंडम तरीके से या फिर रैंडमली स्क्रॉल करके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। लवकुश वर्मा जी का भी कमेंट है, ये झारखंड गिरिडीह से हैं और बहुत खुश हैं कि मैं भी झारखंड से हूँ, वो ऐसा कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच लवकुश जी। अमित झिल्ले, इन्होंने कहा है कि आवाज़ में का जो साउंड, मेरा जो ऑडियो है वो इको हो रहा है, उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। तो ठीक है, मैं इसके लिए हमारे जो एडिटर हैं, ऑडियो विजुअल एडिटिंग करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसे कुछ कंट्रोल कर पाए। सचिन प्रजापति जी, बालाजी चौधरी, रीना राय, ललित राथिया, मोहम्मद इशाक, मंजू गवाली, इन्होंने लिखा है कि मेरी आवाज़ फिल्म स्टार विनोद मेहरा जैसी है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस कॉम्प्लीमेंट। अर्चना रोकड़े, इन्होंने भी कमेंट किया और हौसला अफजाई की है। प्रबीर चौट्टोराज, इट्स माई लाइव, गौरव कुमार, वसावा चंद्र सिंह, चंद्रशेखर यादव, शेखर चंदर, खुशराज सिंह रावत, माया मिश्रा, अनुष्का गंगवार, चिंतामणि ग्यावाली, इन्होंने लिखा है कि कुवैत से वो देख रहे हैं और उनको स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और लव यू लिखा है। थैंक यू वेरी मच चिंतामणि जी। जो अच्छा होता है उसे सामने वाला भी अच्छा लगता है, दूसरे लोग भी अच्छे लगते हैं। ये तो खैर प्रकृति का नियम है, कर्मा भी है जिसे कहते हैं। विनय धीमान साहब हैं, आनंद छेत्री, ब्रिजेंद्र सिंह, सुमेरा राठौर, इन्होंने वेलकम बैक लिखा है। पहले उन्होंने कहा कि 2 साल पहले वो मेरी स्टोरी सुना करती थी और 2 साल बाद अब मैं फिर से जब आया हूँ तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे हमारे मित्रों ने हमारे साथी लोकेंद्र जी के बारे में पूछा है। लोकेंद्र जी पहले हमारे साथ यहाँ क्राइम तक में होते थे और दोपहर में पहले मैं अकेला ही स्टोरी सुनाया करता था, बीच में लोकेंद्र जी का साथ मुझे मिला और उसके बाद धीरे धीरे वो सिलसिला संभव बंद हो गया था। तो अब मैं दोबारा आया हूँ तो फिर से अकेले हाजिर हुआ हूँ। लोकेंद्र जी के बारे में लोग पूछते हैं, मैं लोकेंद्र जी के बारे में बताऊँ कि वो अब हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, वो किसी और संस्थान में काम करते हैं। तो इसीलिए जाहिर सी बात है क्राइम तक पर हम उनको लेकर नहीं आ सकते। नसरीन बानो जी का भी कमेंट है, स्वपन बाउरी जी का कमेंट है, कृष्णा घोष ने भी कमेंट किया है और उन्होंने बहुत डिटेल्ड कमेंट किया है। तो वो डिटेल्ड कमेंट तो मैं आपको पूरी तरह पढ़ के नहीं सुना सकता, लेकिन ये कमेंट मैंने पढ़ा ज़रूर है कृष्णा जी, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, इतना वक्त निकाल कर आपने कमेंट किया। मनजीत सिंह शेम्बी, इन्होंने भी कमेंट किया और भाग्यश्री इंजे। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, लेकिन सारे लोगों के नाम तो मैं पढ़ नहीं सकता, आप समझ सकते हैं, सैकड़ों लोग कमेंट करते हैं। लेकिन आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए, इससे हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है और एक 2 वे कम्युनिकेशन भी होता है, बहुत सारी बातें पता चलती है। तो थैंक यू वेरी मच इस तरह का कमेंट करने के लिए और हमारी स्टोरी को इतना वक्त देने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।